आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमारा आज का लेक्चर है। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिस्कस करूं, कोई मुझे गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताएगा? चलिए, गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए था या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस के लिए। केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ई की वैल्यू यानी कि जो उसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट होता था वो हमेशा पॉजिटिव हुआ करता था और डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। ये उसकी बात है गैल्वेनिक सेल की। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होंगे जिस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब अगर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो इस रिएक्शन का मतलब क्या होगा? वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पर जो सेल तैयार करेंगे उस सेल में रिएक्शन कराने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको। जब रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो एक ऐसा सेल, एक ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। ये तभी होगा जब प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो। लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, लिखिए a device or cell through which we can convert a device or cell through which we can convert electrical energy to chemical energy. We can convert electrical energy to chemical energy. Electrical energy to chemical energy. During non-spontaneous redox reaction. During non-spontaneous redox reaction. During non-spontaneous redox reaction. एक ऐसा सेल जो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर उसकी हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, उस सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होने वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे The process occur in electrolytic cell known as electrolysis. The process occur in electrolytic cell known as electrolysis. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस बोलने वाले हैं। जरा देखना इस बात को ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाऊंगा, फिर जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होगा, इस इलेक्ट्रोलिसिस को कई तरीके से और डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई इम्प्योर एलिमेंट है और उस इम्प्योर एलिमेंट को प्योर करना है, तो भी हम इसी का प्रोसेस यूज करते हैं। या किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करने के लिए भी हम यही प्रोसेस यूज करते हैं। तो एक ही टाइप पे मैं तीनों प्रोसेस बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस, बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इसके कैसे इसमें काम हो रहा होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके लिए देखना बेटा, एक बड़ा सा कंटेनर लूंगा मैं। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में मैंने इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड रख दिया और यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रोड रख दिया। ये इलेक्ट्रोड एक्टिव भी हो सकता है, इनर्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अभी फिलहाल के लिए मैं कोई एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया और इसमें मैंने बैटरी लगा दी। ये पोर्शन नेगेटिव है और ये पोर्शन पॉजिटिव है।
इस नेगेटिव की वजह से पूरा का पूरा रॉड कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पॉजिटिव की वजह से पूरा का पूरा रॉड कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट है 110% कैटायन और एनायन दोनों होंगे। तो मैंने यहाँ पे कैटायन दिखा दिया C से, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एनायन को बोल दिया A, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब सवाल ये है कि जो कैटायन है किससे अट्रैक्ट होगा, ये जो कैटायन है पॉजिटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, और एनायन किससे अट्रैक्ट होगा, तो आपने कहा कि सर इस हिसाब से तो कैटायन इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, एनायन इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। मैं मान गया, हमने कहा ठीक है मूव करा दो। अब एक बात बताओ, जैसे ही कैटायन इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आया होगा, कैटायन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने आप को C में कन्वर्ट कर दिया होगा, यस और नो। तो क्या ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है? अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? आपने कहा सर ये रिडक्शन हो रहा, मैं मान गया। अब जल्दी से मुझे बता दो रिडक्शन एनोड पे होता है या कैथोड पे? तो इसका मतलब ये पता चल गया ये क्या है, कैथोड हो गया, यस और नो। अच्छा, अब ये A जो है वो इस तरफ पॉजिटिव की तरफ आया होगा, और A के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को A में कन्वर्ट कर दिया होगा। इस केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? आपने कहा सर ये ऑक्सीडेशन, में मान गया, आपने भी आपने क्या कह रहे हो। अब ये ऑक्सीडेशन है तो ये क्या हो गया, एनोड हो गया। जल्दी से मन की आंखों से देख के बताओ, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, और कैथोड के ऊपर। अब आपने कहा था पिछले वाली क्लास में, यानी कि गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा था, नेगेटिव था, और कैथोड कैसा था, यहाँ पे एनोड कैसा है और कैथोड कैसा है। इसका मतलब ये होगा कि कभी भी चार्ज देख के एनोड या कैथोड हम डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। इस तरीके से आपने एनोड पे एक रिएक्शन लिख दिया, सॉरी एट कैथोड एक रिएक्शन लिख दिया, और एक एट एनोड एक रिएक्शन लिख दिया। अभी कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं बोलूंगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को आपने बड़े प्यार से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोल दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं इसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को किसी मेटल को प्योर करने के लिए यूज करूं, तो उसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। जब इसी मेटल को मैं प्योर करने के लिए सेम प्रोसेस किसी मेटल को प्योर करने के लिए यूज करूंगा, तो उसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलेंगे। मैं लिख देता हूं, या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या हो रहा है जरा देखो। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास मान लीजिए एक रॉड है कॉपर की, मान लीजिए कॉपर की रॉड, तो कॉपर की रॉड मैंने इसके अंदर यहाँ पे करा दिया, ये भी कॉपर की रॉड, लेकिन इसमें एक कॉपर की रॉड जो है वो प्योर है, और दूसरी वाली जो कॉपर की रॉड है वो क्या है, इम्प्योर। ध्यान से सुनते जाना ताकि आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे पाओ। मैंने यहाँ पे अभी मैं ये नहीं बता रहा कि एनोड पे कौन होगा, कैथोड पे कौन होगा, वो तो बाद में बात है। इसके अंदर मैंने जो सॉल्यूशन भरा है वो सॉल्यूशन मैंने CuSO4 का भर दिया है। तो जल्दी से मुझे बताओ इसके अंदर क्या होगा, Cu+2 के 4 आयन्स होंगे, यस और नो। क्योंकि मैंने CuSO4 का मैंने सॉल्यूशन भरा है, तो ऑब्वियसली कैटायन जो होगा वो किसका होगा, Cu+2 का। SO4- में से हमसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, हमारा मेन मतलब है Cu से। क्यों? क्योंकि ये जो रॉड यूज किया है बेटा, ये भी किसका है, कॉपर का, और ये जो रॉड यूज किया है वो भी किसका है, कॉपर का। लेकिन मुझे एक रॉड प्योर है और एक रॉड इम्प्योर है। अब आप जरा ये बताएंगे कि अगर मुझे मान लो कि ये जो रॉड है ये प्योर रॉड है, मैं ऐसे मान लेता हूँ ये रॉड क्या है आपका, प्योर रॉड है, और ये रॉड कैसा है, इम्प्योर रॉड है। तो आप हमेशा क्या चाहोगे, इम्प्योर रॉड से कॉपर निकले और किसके ऊपर चला जाए, प्योर रॉड के ऊपर चले जाए। इससे होगा कि इम्प्योर रॉड के अंदर जितने कॉपर होंगे वो फटाफट निकल जाएंगे, और इससे इम्प्योर रॉड में जितनी इम्प्योरिटी होगी बस वही बचेगी, ये सुनो। और वो जो कॉपर निकला होगा वो कॉपर किसी तरीके से इस प्योर रॉड के ऊपर चला जाए, ताकि यहाँ से कॉपर ट्रांसफर हो गया है प्योर रॉड के ऊपर। अब ये प्योर है ही है, तो कॉपर वैसे ही प्योर रॉड के ऊपर चला जा रहा है, तो हमें बहुत फायदा ही हो रहा है, ये सुनो। अब बस ये पता करना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है या यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होना है, ऑक्सीडेशन होने के लिए आप कहेंगे कि कॉपर जो है जो इसके अंदर है वो किसके अंदर जाना चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर जाना चाहिए, यस सुनो। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे या कैथोड पे, एनोड पे। तो जो इम्प्योर रॉड है अगर उसमें ऑक्सीडेशन होगा तो उसके अंदर से प्योर कॉपर के अमाउंट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यही होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब सॉल्यूशन के अंदर इंटर कर जाएंगे, और जैसे सॉल्यूशन के अंदर इंटर करके वही कॉपर आगे चल के क्या करेगा, इसके ऊपर आकर के रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या धीरे धीरे करके
ये धीरे धीरे डीके होने लगेगा और डीके होते होते ये खत्म हो जाएगा और ये रिड्यूस होते होते इसके ऊपर इसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। यस और नो? यस। अब जल्दी से मुझे बताओ, डीके होने के लिए एनोड है या कैथोड है? ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे या कैथोड पे? एनोड पे। और रिडक्शन किस पे होता है? यानी कि यहाँ पे एनोड कौन बनाओ, ये वाला इम्प्योर वाला या प्योर वाला? इम्प्योर वाले को मैंने एनोड बना दिया। एनोड के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मैंने ये इस तरीके से सेट कर दिया। अब आपने कहा सर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी कि ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। इस तरीके से आप कहेंगे सर इस टाइप के प्रोसेस में आप देखेंगे कि आपने रॉड एक प्योर एलिमेंट का रॉड यूज किया है और एक इम्प्योर एलिमेंट का रॉड यूज किया है। खास बात यह है कि जिस एलिमेंट का आपने रॉड यूज किया है उसी एलिमेंट का सॉल्ट भी आपने इलेक्ट्रोलाइट के पर्पज से यूज किया है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि एनोड पे तो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ से कॉपर, जो प्योर फॉर्म में कॉपर है, वो कॉपर फटाफट निकलता जाएगा और कॉपर के निकलने की वजह से वो कॉपर यहाँ पे Cu+2 के फॉर्म में आ जाएगा। बाद में वही Cu+2 किसकी तरफ जाएगा बेटा? कैथोड की तरफ जाएगा और अपने आप को डिपॉजिट कर लेगा। तो यहाँ पे ऐड एनोड कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा बेटा? Cu। तो ऐड एनोड आप कहेंगे Cu जो कि सॉलिड था वो Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है एक्वस में और उस टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। प्रोसेस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? आपने कहा सर ये ऑक्सीडेशन हो गया, मैंने मान लिया। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ऐड कैथोड क्या रिएक्शन हो रहा होगा, तो आप कहेंगे सर ऐड कैथोड Cu+2 जो कि एक्वस था ना, Cu+2 जो कि एक्वस था वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को Cu सॉलिड में कन्वर्ट करके डिपॉजिट हो रहा है। क्या ये रिडक्शन हो गया? क्या यहाँ पे कोई दिक्कत? इस तरीके से धीरे धीरे जो प्योर कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एनोड पे और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। यही तो हो रहा होगा। एक बात बताओ, जो इम्प्योरिटी होगी क्या वो यहाँ पे आकर के इकट्ठा होगी? यस नो? तो इसे आप एनोड मड बोलोगे या एनोड स्लज बोलोगे, जो भी आपका मन करे। ये है एनोड मड या एनोड स्लज, जो भी आप बोलना चाहिए। यानी कि वो जो इम्प्योरिटी है वो एनोड मड के फॉर्म में एनोड के जस्ट नीचे आकर के इकट्ठा हो गई। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत? फिर से बताना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम लोग किसी एक मेटल को प्योर करने वाले हैं। उस मेटल को प्योर करने के लिए जो इम्प्योर रॉड है या जो इम्प्योर मेटल है उसको एनोड पे रखना है कैथोड पे, और जो प्योर रॉड है उसको इलेक्ट्रोलाइट किसका होना चाहिए? कैथोड पॉजिटिव है या नेगेटिव? एनोड पॉजिटिव। चलो अब तीसरा और सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन जिसकी ज्यादा जरूरत होती है। मान लीजिए मेरे पास एक सिल्वर का रिंग है, चांदी की अंगूठी, और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को सोने की अंगूठी देनी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, गरीब आदमी, इतना पैसा कहाँ से आया? तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो मुझे प्रोसेस पूरा पता है। मैं क्या किया, मैं सुनार के पास गया, 500 रुपए की मैंने रिंग खरीदी चांदी वाली। सुनार के पास गया, हमने कहा भाई साहब उसके ऊपर एक लेयर सोने का चढ़ा दो। तो जैसे सोने का एक लेयर उसके ऊपर चढ़ा होगा, अब वो किसका बन गया? सोने का। तो उसने कहा कि सोने का लेयर अगर मैं चढ़ा दूंगा तो भी पता चल जाएगा। हमने कैसे? पहले आप वो रगड़ते हैं पत्थर पे, रगड़ने के बाद पता चल जाता। हमने कहा 2 लेयर चढ़ा दो, तो एक लेयर चढ़ेगा और एक उसके ऊपर एक दूसरा लेयर चढ़ेगा। तो जब पत्थर पे रगड़ा जाएगा फर्स्ट लेयर तो निकल गया, लेकिन सेकंड लेयर भी क्या है? गोल्ड। इसका मतलब प्योर गोल्ड, ऐसा माना जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, इसमें 1000 रुपए का खर्चा आएगा। हमने कहा डन। 500 रुपए की रिंग थी, 1000 की पॉलिश करा दिया, 1500 रुपए में काम हो गया। कौन जाए 15,000 रुपए की रिंग खरीदने? एक जीरो कम है ना? तो अब उसने वो काम कैसे किया होगा? आखिर सिल्वर की रिंग को उसने गोल्ड में कैसे कन्वर्ट कर दिया? आइए चेक करते हैं। मेरे पास कोई पारस पत्थर नहीं है कि मैंने उसको टच करा करके सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला जो प्रोसेस है उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलने वाले हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो गया, अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो कोटिंग बोलते हैं, यानी कि किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करना इलेक्ट्रो कोटिंग, या एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को कोट करना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। दोनों में से जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, मर्जी आपकी है। यह है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप लोग सोच रहे हो अभी यहाँ पे लिखा था, इधर करके यहाँ पे लिखा, और सेम वही चीज रिफ्लेक्शन आता है।
तो देखिए जरा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया मैंने, फिर से सेम है। इस बार मैंने क्या किया, ध्यान से सुनते जाना और मुझे बता देना। इस बार मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आपने ये दोनों प्रोसेस अच्छे से सीख लिया है, ये तीसरा वाला अपने आप आपको आ गया होगा। अब मेरे पास एक मेटल है जो सिल्वर का है और एक मेटल है जो गोल्ड का है, ठीक है। सिल्वर के ऊपर क्या करना है, गोल्ड की पॉलिश करनी है, या किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की पॉलिश करनी है, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है और ये किसका है बेटा, सिल्वर का यानी Ag का, ठीक है। और एक यहाँ पर एक दूसरा गोल्ड है, ये गोल्ड का मेटल, ये गोल्ड है, ठीक है, ये Au। मैं चाहता हूं कि Au से गोल्ड के मॉलिक्यूल निकले और सिल्वर के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाए। तो आप मुझे बताएंगे ऑक्सीडेशन किसका कराना चाह रहा हूं और रिडक्शन किसका कराना चाह रहा हूं। गोल्ड का क्या कराना है और रिडक्शन किसका कराना है। क्या ये बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा मुझे बताओ, अगर मुझे गोल्ड का ऑक्सीडेशन कराना है, इसे एनोड पे रखूं या कैथोड पे रखूं। गोल्ड पे एनोड पे, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज करना है, तो मैंने इसको एनोड पे रख दिया और कैथोड पे क्या किया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी कि आपने कहा सर ये एनोड है और ये क्या है कैथोड। इस बार मैंने बदल दिया है। देखो पहली बार हर बार एनोड यहाँ पे रहता था, कैथोड इस तरफ रहता था, इस बार मैंने बदल दिया। क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, पॉलिश करना है, किसको, सिल्वर पर गोल्ड की पॉलिश करना है। जिसकी पॉलिश करना है उसको एनोड पे रखोगे, क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज कराना होगा, और जिसके ऊपर करना है उसको कैथोड पे रखोगे क्योंकि उसका रिडक्शन कराना है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से Au यहाँ पे आया होगा, Au प्लस में कन्वर्ट हुआ होगा। अब जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करूंगा वो किसका होना चाहिए, Au का होना चाहिए, है ना। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए। मैंने कॉपर का ऑक्सीडेशन कराया था तो इलेक्ट्रोलाइट किसका था, कॉपर का। यहाँ पे Au का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट किसका होना चाहिए, Au का। तो आपने कहा सर Au का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो Au है ये वापस आएगा और इस नेगेटिव वाले से क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो गोल्ड का जो मॉलिक्यूल है वो आकर के इसके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। इस तरीके से एक लेयर गोल्ड का इस सिल्वर के ऊपर आकर के डिपॉजिट हो जाएगा और ये बाहर से देखने में कैसा लगने लगेगा, ये गोल्ड का। कितना आसान है ना। तो आपने कहा कि सर इस टाइम पे एनोड कौन है, Au, कैथोड कौन है, Ag। तो जल्दी से मुझे बताओ एट एनोड क्या रिएक्शन हो रहा होगा, एट एनोड क्या रिएक्शन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। Au gives Au plus 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, सही ऑक्सीडेशन है, मैं मान गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा एट कैथोड रिएक्शन हो रहा होगा, एट कैथोड रिएक्शन हो रहा होगा, Ag थोड़ी होगा, Au ही रिड्यूस हो रहा ना, तो Au प्लस 1 इलेक्ट्रॉन की क्या बात क्लियर हुआ। ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेटा। इस तरीके से मुझे ऑक्सीडेशन पता चल गया और रिडक्शन पता चल गया। क्या कोई दिक्कत है किसी को। तो इसके अंदर जो सॉल्ट होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, Au प्लस इलेक्ट्रोलाइट Au प्लस होना चाहिए। इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने 3 चीजें आपको एक ही टॉपिक में समझा दिया। कौन कौन से, सबसे पहले बताना बेटा। तो जल्दी से मुझे इलेक्ट्रोलिसिस पूरा एक बार फटाफट बता दो। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बता दूंगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे कैथोड के ऊपर नेगेटिव, एनोड के ऊपर कैटायन किसकी तरफ भागेगा, कैथोड के। Cc की तरफ भाग रहा है, ये A की तरफ भाग रहा है। कैटायन कैथोड की तरफ भागेगा, एनायन एनोड की तरफ भागेगा। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, C प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के C में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे A माइनस अपने इलेक्ट्रॉन दूर करके A में कन्वर्ट होगा, यानी कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर रिडक्शन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाया बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब होता है किसी एक मेटल, इम्प्योर मेटल को प्योर करना।
उसके लिए जो इम्प्योर रॉड है उस इम्प्योर रॉड को कहाँ पे रखना होगा, एनोड पे, ताकि उसका ऑक्सीडेशन हो सके। जो प्योर रॉड है उसको कैथोड पे रखना है ताकि जो मेटल है उसका रिडक्शन हो सके उसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कॉपर और यहाँ पे लिया कॉपर। कॉपर का इम्प्योर मेटल है, यानी कि इसमें जो प्योर कॉपर होगा कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा, बाद में यही कॉपर सॉल्यूशन रिड्यूस होकर के कॉपर के रॉड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। इससे सभी जितने भी कॉपर है इसके अंदर वो बाहर निकल करके दूसरे वाले प्योर रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। धीरे धीरे ये डिपोजिशन होता जाएगा और यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है ये एनोड मड के फॉर्म में इकट्ठी हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर होगी? फिर आखिरी में हम लोग आए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की प्लेटिंग करना। जिस मेटल की प्लेटिंग करना है उसको एनोड पे रखना होगा, जिस मेटल के ऊपर प्लेटिंग करना है उसको कैथोड पे रखना होगा। क्यों? क्योंकि रिडक्शन तब होगा जब उसके ऊपर आकर के डिपॉजिट होने लगेगा, ऑक्सीडेशन तब होगा जब मॉलिक्यूल या मेटल बाहर निकल रहा होगा। क्या बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत तो नहीं? डन, नोट करें इसे अपनी कॉपी में, फिर आगे बढ़ेंगे।